हमने इसमें ग्रोथ कर दिया है। भाई आवाम की चीखें निकली हुई हैं, और आपने जो डॉलर जहां पहुंचाया, आपने जो तेल जहां पहुंचाया, आपने जो महंगाई की शरह जहां तक पहुंचाई है, आपने करप्शन की दास्तानें जहां तक छोड़ी है, उसको IMF के सामने सरेंडर कर दिया गया। आज पाकिस्तान की मईशत को गुलाम बना दिया गया है। बतौर मुसलमान इन लोगों ने हमें शर्मिंदा किया है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तान की हुकूमत ने आज गुलाम और गिरवी रख दिया है IMF के आगे, और कैसे पाकिस्तान में अभी इतने गंदे हालात हो चुके हैं कि एक आम पाकिस्तानी का जीवन जीना बहुत ज्यादा दुभर हो चुका है, क्योंकि इनके पैनलिस्ट खुद कहने लग गए हैं कि पाकिस्तान के अवाम की जो चीखें इमरान खान ने निकलवाई है अब बस करो। जबकि इनके खुद के वजीर मंत्री जब स्टेटमेंट देते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, तो हंसते हंसते कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, मार्च अप्रैल तक घबराना है, उसके बाद सिचुएशन सही हो जाएगी। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इनके पास कोई इनकम का सोर्स है नहीं, और ना ही ये इनकम का सोर्स बनाते रहते हैं। तो इसी डिबेट में एक डिस्कशन और हुआ है दोस्तों कि विपक्ष की पार्टियों से भी पूछा गया है कि आपके पास क्या सोल्यूशन है, जबकि उन्होंने भी इस बात को सीधा बाईपास करते हुए अलग ही मुद्दे पे निकल गए। सोल्यूशन उन्होंने भी नहीं बताया। उनको भी पता है ये हमेशा से पाकिस्तानी हुकूमतें आतंकवादियों की पैरवी करती रहती है, और उसी से जो निकलता है उससे अपनी जेबें भर के बाहर निकल जाते हैं भ्रष्टाचार कर करके, क्योंकि ये आतंकवाद के जनक आतंकवाद की पैरवी ही करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये डिबेट बहुत ही मार्मिक डिबेट है। देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जब आम आदमी से बात करते हैं, किसी खातून से बात करते हैं जो घर चला रही है, हर कोई इस वक्त घबराया हुआ है। तो ये मजाक में बात करना चाहिए, घबराए नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। आम आदमी की कमर टूट गई है। 11.5% पे इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो आपकी महंगाई पहुंच चुकी है, और अभी और बढ़ेगी। SPI से भी जो है वो ज्यादा है। मुझे बताइए कि किस मुंह से फिर आप लोग ये कहते हैं कि घबराना नहीं है, आप घबराए नहीं? मारिया, क्या हमने कहा है कि मुश्किलात नहीं? हमने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कौम के सामने चीजें रखी हैं कि मुल्क जो है, मुल्क की मईशत जो है वो मुश्किल में, हम इसको स्टेबिलिटी की तरफ जो है अपनी पूरी तवनाइयों के साथ ले जा रहे हैं, और उसके लिए हम अपने दोस्त ममालिक के भी शुक्र गुजार हैं कि मुश्किल में वो हमारा साथ दे रहे हैं तय शर्तों पे। इसीलिए तो देखो, हमने एक कोरोना में हमने 1200 अरब रुपए का एक बड़ा पैकेज दिया, और हमें मालूम था कि लोग उसमें मुश्किल में आएंगे, और हमने उनको सहारा देने की, देखिए इंसान कोशिश करता है, वरना दे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक वक्त का निवाला भी नहीं दे सके थे किसी को। अभी गवर्नमेंट ने फिर एक 1475, वो कोविड पैकेज पे तो ना जाए, उस पे जो रिपोर्ट आई है वो आपने देखी होगी, वो तो पता ही है आपको। सुने ना, मेरी बात मुकम्मल होने देना जी। अभी भी 1475 अरब रुपए का एक बड़ा पैकेज दिया गया है। हम समझते हैं कि लोग मुश्किल में है, और इससे किसी को इनकार भी नहीं है। लेकिन जहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो 1.4 ट्रिलियन जो है वो पोरिंग कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, लोगों को देने के लिए, जहाँ पे बाइडन कह रहा है कि वहाँ पे जो है वो अब हौसले से काम ले, उनके स्टोर खाली हो रहे हैं। बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई में इशू है। अच्छा। इसमें भी कोई शक नहीं है कि आपके बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें हम समझते हैं कि इन मुश्किलात से निकलने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त तो जरूर दरकार है, क्योंकि कोविड के बाद की जो सिचुएशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, तकरीबन हर बड़ी से बड़ी मईशत भी, इवन देखें कि यूरोप मीशत शुक्री, कहीं पे 20% शुक्री, कहीं पे क्या। फिर आपकी इकोनॉमी तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी थी, जिसको आपने मतलब एक कोशिश की, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम अपने दायरा उसमें फिर इस मुश्किल में, जब मुश्किल में लोग आए, पेट्रोलियम मुस्लियात 70% बढ़ी, पाम ऑयल बढ़े, तो आपने देखा होगा कि तमाम सेल्स टैक्स 0 कर दिया गया। अब इससे ज्यादा गवर्नमेंट जितनी उसकी सकत है वो कर रही है, और वो समझती है कि हमने इससे नवरदम जो भी कुछ है इसको फेस करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ रहा है हम कर रहे हैं। आप बता दें मारिया। नाज़िर साहब, माजरत के साथ, आपका बिजनेस मॉडल कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं है माजी की हुकूमतों से।
करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में आपने ही हमें जो है वो सुनाया, पढ़ाया, सारा कुछ खान साहब जब आते थे हमें सुनाते पढ़ाते थे, लेकिन उसके बाद इस वक्त आपका कहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो खड़ा है, इंपोर्ट आपकी जो है वो बढ़ी हुई है, एक्सपोर्ट, और उस पर भी प्लानिंग कमीशन ने कह दिया जी ये तरीका नहीं है। अब प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा जी ये तरीका नहीं है कि आप ये कहें मईशत की बेहतरी के लिए कि जी आप इंपोर्ट जो है उसको कम कर दें और एक्सपोर्ट, हमें एक्सपोर्ट जरूर बढ़ानी है, इंपोर्ट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं। अब नई मंतक जो है वो हमारे सामने रखी जा रही है। सवाल ये है कि क्या आप नहीं समझते कि आप अगर बात कर रहे हैं कि जी हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, 19 में इमरान खान साहब ने कहा मुश्किल साल है, 20 में कहा मुश्किल है, 21 के उसमें कहा ये अच्छा साल होगा, अच्छे साल में रिकॉर्ड महंगाई जो है वो इस वक्त पहुंच गई है। और हाल ये है कि 4 महीने पहले शौकत तरीन साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके चीख के कहते हैं जी हम नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे, हम बिजली के निर्ख नहीं बढ़ाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके बाद आज मिनी बजट की तरफ जा रहे हैं। मतलब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही टूट चुका है। मेरे को समझ नहीं आती कि किसको यहाँ पे बिलीव किया जाए। मारिया, हम एक थे एक्सपोर्टर मुल्क, हम बन गए इंपोर्टर मुल्क। क्या हमने ये जो बड़े बड़े डैम्स थे, जो वाटर स्टोरेज थे, ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें रुकावट बनी? क्यों नहीं हमारी माजी की हुकूमतों ने बड़े स्टोरेज बनाए? IPP सर ये सारी चीजें सारी पता थी, इसीलिए तो आपको वोट मिला ना सर। दुनिया यही तो तब्दीली थी, आपने तो 90 दिन में दुनिया बदलनी थी। देखिए दुनिया में एक मॉडल होता है कि आपने चीप एनर्जी के जरिए मुल्क को आगे ले। जी सर ठीक है सर, ठीक। आपने क्या किया उससे? सर मुझे ये बता दीजिए आपने क्या किया? आपने 12 जून को अनाउंसमेंट की बिजली के नर्ख नहीं बढ़ेंगे, आपने 12 जून को अनाउंसमेंट की नए टैक्सेस नहीं लगेंगे, फिर आपने कहा मिनी बजट नहीं आएगा। अब आप मिनी बजट लेकर आ रहे हैं। हमने ये मुआहदात किए IPP के साथ। अच्छा सर चलें ठीक है, मैं नहीं सवाल पूछती, मैं सवाल नहीं पूछती क्योंकि आप उस पर आना नहीं चाह रहे ना। आपको उस वक्त भी पता था ना IPP के साथ क्या मुआहदे हुए हैं, आपने उसके बाद सबके बाद ये बात की ना, तो सर फिर इसका मतलब कि कोई आपकी बात में जो है तवाज़ुन नहीं है, नहीं सुनना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं जी ठीक है। इंटरनेशनल अच्छा इस वक्त के साथ जो IPP के साथ जो उन्होंने मुआहदे किए, जी ठीक, आपकी गवर्नमेंट के गले चलें सही ठीक, बड़ा डेट आपके गले में डाल के गए। जी सर ठीक है, बारे में सवाल होना चाहिए ना सर। वो डेट के बाद ही आपके मुशीर खजाना ने अनाउंसमेंट की थी ना। खैर लेट्स नॉट गो अराउंड इन सर्कल्स। मैं जरा आगे चलती हूँ। मईशत पे ऑपोजिशन क्या, अवाम क्या, सब लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं सवाए हुकूमत के। आज फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा जरा वो सुन लेते हैं और उसके बाद अली साहब की तरफ चलती हूँ। मईशत का जितना बेड़ा गर्क होना था वो हो गया है। जो कसर रह गई थी वो मिनी बजट के आने से उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी की गई है। मिनी बजट मईशत के ताबूत में आखिरी कील है। जो आज हमारी मईशत है 10 साल पहले लिबनान वहाँ पहुँच गया और बाकी 10 साल में यहाँ पहुँच गया। अच्छा अली साहब, ये आपका डेलीगेशन मुलाकात हुई, उसके बाद फारूक सत्तार ने बात की है। मुझे ये बताइए कि मान लिया अब मुझे ये इनकी कोई माशरी पॉलिसी जो है उसमें कोई एक तसलसल नहीं नज़र आता, मार्केट कॉन्फिडेंस की वजह से डेंट हो रहा है वगैरह वगैरह, स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, लेट्स नॉट गो इन ऑल ऑफ दैट। मुझे ये बताइए कि आपके पास क्या इसकी कुंजी है, किस तरह इसको आप सुलझाएंगे, किस तरह बेहतरी की तरफ ले जाएंगे? क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है आप कहते हैं जी इसकी कुंजी जो है वो फ्रेश इलेक्शंस में। आपकी सुई तो आपकी पार्टी की तो वहीं पे जो है बढ़ी हुई है, इससे आगे जाती ही नहीं है। देखिए सूरत हाल ये है कि जब ये मईशत पर भाषण दिया करते थे, जब कंटेनर पर खड़े हुए थे, तो उस वक्त ये कहते थे कि उमर साहब जो इनके हैं वो अरस्तू हैं और वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। अब शौकत तरीन साहब जो हैं आप देख लें, मेरा ख्याल है ये चौथे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। फिर इन्होंने कितने अभी फाइनेंस सेक्रेटरी को भी तब्दील कर दिया है, फिर कितने इन्होंने चीफ सेक्रेटरीज और IGs इन्होंने बदले हैं। तो मकसद ये है कि ये कहीं पर खड़े भी नहीं होते, लेकिन असल चीज की निशानदेही कोई भी नहीं करता। असल हकीकत ये है कि ये चैलेंजेस तो हर हुकूमत को होते हैं। जब हम आए थे तो आपको पता है कि 24 घंटे में से 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। फिर आपको पता है कि दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा चैलेंज था, कराची की रोशनियां बहाल की, अमन कायम किया, टारगेटेड किलिंग का काफी हद तक खात्मा किया, CPEC जैसा प्रोजेक्ट लेकर आए। अगर हमने कर्जे लिए थे तो हमने बहुत ज्यादा डिलीवर भी किया, डॉलर की कीमत को मेंटेन रखा, चीनी आटे के रेट मेंटेन रखे, बिजली के रेट मेंटेन रखे। ठीक है, अब आगे क्या करें? वो तो
अब आगे क्या करना है? सूरत ये है, जिस मुल्क में कोरोना का मिली हुई खैरात भी जो है उस पर भी करप्शन हो और वो भी खा ली जाए, जिस मुल्क में अद्वियात के ऊपर भी स्कैंडल बने और अद्वियात से भी पाकिस्तान को खरबों रुपए का चूना लगाया जाए, जिस मुल्क में कोरोना के दौरान पेट्रोलियम का बहुत बड़ा स्कैंडल आए, जिस मुल्क में अरबों रुपए जो हैं, अली साहब आगे कैसे चलेंगे? जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं वो चाह रहे हैं कि आप बताएं कि आपके पास क्या इसका हल है सवाए फ्रेश इलेक्शंस के, कि हम इस चीज से आगे निकलें। देखिए, इसका वाहिद हल ये है कि वो मुक्तदर हल्के जो बार बार सिलेक्टेड हुकूमत को पाकिस्तान की तकदीर के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, उनको चाहिए कि वो भी अपना किबला दुरुस्त करें और इन सिलेक्टेड गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल किया जाए। मुल्क में फौरी तौर पर शफाफ इलेक्शन करवाए जाए, जिसके नतीजे में एक वो हुकूमत आए जो पाकिस्तान में डिलीवर कर सके, एक जिम्मेदार हो। अगर आपको पता हो कि मेरे वोट या आरटीएस से निकल आएंगे या ईवीएम से निकल आएंगे, तो फिर आप अवाम के सामने खाक डिलीवर करेंगे। फिर चले मैं जरा दामड़ा साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। दामड़ा साहब, इस वक्त तमाम अगर ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ कभी देख ही लेते हैं, गो के आपकी भी जो है वो कोई साबिक कदमी नहीं नजर आती। आज आप बात करते हैं जी धरने की, कल आप कहते हैं जी हम सबसे जो है वो इस्तीफा ले लेंगे, परसों कुछ और, समझ नहीं आ रही कि ऑपोजिशन पार्टीज क्या कर रही हैं। लेकिन अगर देख ही लेते हैं तो आपके पास क्या मसाइल का हल है, क्या करें जो इस चीज से आगे निकल सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आपने फ्यूचर के हवाले से जो बात की है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन टॉक शोज के अंदर कौम को ये पता होना चाहिए कि ये हुकूमत क्या करके अगली हुकूमत के खाते में क्या चीज डाल के जा रही है। और आप ये, मुझे तो हमदर्दी है न्याजी जैसे दोस्तों की पीटीआई की जो टॉक शो वाली पीटीआई है कि एक नाहल शख्स की वजह से ये देखें किस तरह जो हकीकत से उबतर ये बयानात देते हैं। अब न्याजी साहब बेचारे शरीफ आदमी है, उन्होंने दामड़ा साहब का कोविड की बात कर दी। जी दामड़ा साहब, कितने 40 अरब रुपए आपने कोविड में खुर्द-बुर्द कर दिए। तो ये हुकूमत जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में आने वाली नई हुकूमत के लिए जो मसाइल स्थान पैदा करके जा रही है, वो बहुत ही चैलेंजेस होंगे आने वाली हुकूमत के लिए। मगर क्योंकि एक तजर्बाकार टीम के नाते, क्योंकि ये कहते थे कि पाकिस्तान में माजी की हुकूमतों में बहुत बड़ी करप्शन है, इसलिए अवाम जो है वो ज्यादा परेशान है। अब पाकिस्तान की तारीख में आप जरा कंपेयर करें कि अवाम किस हुकूमत में ज्यादा परेशान है, तो वो आपको मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत में लगेंगे। इट मींस कि आपके दौर के अंदर करप्शन, करप्शन हो रही है। आपके मतलब जो करप्शन की जो दास्तानें हैं उस पर किताबें लिखी जा रही हैं। अगर आपके आते ही करप्शन बगौर आपके के माजी की हुकूमतों में होती थी, वो अब नहीं है, सिस्टम में करप्शन खत्म हो चुकी है, तो भाई महंगाई क्यों है? फिर अवाम सबका सांस क्यों नहीं लेती? बुनियादी सवाल ये है। और मेरे ख्याल में आपका फिर भी बुनियादी सवाल है कि ये जो खिलवाड़ करके जा रहे हैं पाकिस्तान की मईशत से, ये जीडीपी ग्रोथ की जो बातें करते थे ना, दरअसल इनकी जो मीनिंग्स असल थी वो जीडीपी की 3 जो चीजें थी उसमें ग्रोथ कर गए। रेट, इसको उन्होंने कहा कि जीडीपी, मिसाल के तौर पर गैस, डीजल, पेट्रोल, जीडीपी इनका मकसद ये, उसकी कीमतें बढ़ गई, ये खुश हैं कि हमने इसमें ग्रोथ कर दिया है। भाई अवाम की चीखें निकली हुई हैं, और आपने जो डॉलर जहां पहुंचाया, आपने जो तेल जहां पहुंचाया, आपने जो महंगाई की शरह जहां तक पहुंचाई है, आपने करप्शन की दास्तानें जहां तक छोड़ी है, वाकई आपकी बात ठीक है डॉक्टर साहबा कि आने वाली हुकूमत के लिए पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरह मईशत के सिस्टम को बचाएंगी।